हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के चैप्टर फ्रॉम कमिंग ऑफ द ब्रिटिश टू फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान क्या है। संविधान जो एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हर तरह के नियम, कायदे, कानून दिए गए हैं एक होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए, यानी कि एक कंट्री को कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे अच्छे से चलाया जाए, इसके सारे नियम, कायदे, कानून दिए गए हैं संविधान में। यहाँ तक कि हर नागरिक का क्या हक है, क्या राइट है, हर चीज़ के बारे में हमारे संविधान में दिया गया है। तो हमारा जो हिंदुस्तान का जो संविधान है वो सबसे लेंथीएस्ट संविधान है पूरे वर्ल्ड में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम 1600 से लेकर के 1950 यानी फ्रॉम कमिंग ऑफ द ब्रिटिश स्टेट से लेकर के फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो अपना टॉपिक है 16,000 से लेकर के 1765, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो कमिंग ऑफ द ब्रिटिश 16,000 ऑन 31 दिसंबर 16,000 जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पहला नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला नाम था। लेटर ऑन जो है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज से नाम हट करके ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर गारंट किया गया था बाय क्वीन एलिजाबेथ, और इस चार्टर में उन्हें 15 साल का मोनोपोली ट्रेड का अधिकार दे दिया गया था। मतलब इस चार्टर के जरिए अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 15 साल की मोनोपोली का ट्रेड जो है कर सकते हैं विद इन द कंट्रीज ऑफ ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप एंड वेस्ट ऑफ स्ट्रेट मेगालियन। इन कंट्रीज में ये जो है मोनोपोली ऑफ ट्रेड कर सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसमें क्या हुआ, जो ये चार्टर गारंट किया गया था कंपनी को, इसमें ये कहा गया कि विद इन 2 ईयर्स जो है इस चार्टर को रिवोक कर दिया जा सकता है बाय क्राउन अगर कंपनी कोई प्रॉफिट गेन ना करे। लेटर ऑन जो है 1619 में लेटर ऑन जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सबसे पहले जो ट्रेड पोस्ट जो है वो स्टैब्लिश करती है सूरत में बाय द परमिशन ऑफ किंग जहांगीर। जो मुगल किंग थे जहांगीर, उनके परमिशन के जरिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सबसे पहले जो अपना ट्रेडिंग पोस्ट है 1619 में स्टैब्लिश करती है। उसके बाद जाकर के धीरे धीरे सूरत में उसके बाद जाकर धीरे धीरे बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता में जो है अपना ट्रेडिंग पोस्ट को स्टैब्लिश करती है। कंपनी अपना मोनोपोली का राइट एंजॉय कर रही थी इन कंट्रीज में जो थे ईस्ट ऑफ केप्स ऑफ गुड होप एंड वेस्ट ऑफ स्ट्रेट मेगालियन। इन कंट्रीज में जो है वो अपना राइट्स गारंट कर रही थी मोनोपोली का। और अगर इन एरिया में अगर उन्हें कोई अनऑथोराइज ट्रेडर्स दिख जाते हैं या ऐसे कोई ब्रिटिशर्स जिनके पास लाइसेंस नहीं था और वो ट्रेड करने के लिए आते, तो ऐसे शिप्स को वो सीज कर लेती थी और उनसे फाइन चार्ज करती थी। और ये सारे जो परमिशन थे, ये सारे जो उनके पास पावर थे, ये गारंट हुए थे चार्टर से, 1600 के चार्टर से जो एलिजाबेथ के जरिए गारंट हुआ था। अब हम बात करते हैं इसके कुछ लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। जो कंपनी है ऑल द मेंबर्स जो है विल फॉर्म अ जनरल कोड, यानी कि ऑल जो जितना भी जो मेंबर्स है एक जनरल कोड बनाएंगे और इस जनरल कोड में एक गवर्नर होगा और 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। और ये कंपनी को गारंट कर दिया गया इस चार्टर के जरिए कि वो अपना रूल्स लॉ खुद बनाए अपने बेटर गवर्नेंस के लिए। इतना सारा कुछ जो इस चार्टर के जरिए हुआ। और बट अब कंपनी को जो पावर गारंट किया गया था कि ठीक है वो अपने रूल्स लॉ बना सकते हैं, बट इनका जो पावर था बहुत ही ज़्यादा कम था। क्यों कम था इसके बारे में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो जो गवर्नर थे और 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बने थे, ठीक है, ये इनको एनुअली इलेक्ट किया जाता था ताकि जो कंपनी का अफेयर्स और मैनेजमेंट अच्छी तरीके से रेगुलेट हो सके। अब हम बात करते हैं कि कंपनी को पावर तो गारंट किया गया था लॉ मेकिंग का, बट लिमिटेड पावर क्यों था। लिमिटेड इसलिए क्योंकि अगर कोई राइट्स का वायलेशन करता था तो कंपनी के पास पावर था कि उसे वो फाइन चार्ज करे या उसको इम्प्रिजनमेंट डाले, मगर अदर क्राइम्स लाइक मर्डर वगैरह ये सब के लिए कंपनी के पास ये पावर नहीं था कि वो सब चीज़ के लिए, सीरियस क्राइम के लिए वो पनिशमेंट दे। ये सारे पावर्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं थे। और ना कि कंपनी के पास कोई टेरिटोरियल पोजीशन ऑफ पावर का कोई पावर था कंपनी के पास, यानी कंपनी के पास कोई टेरिटोरियल पोजीशन का पावर नहीं था। बट लेटर ऑन जब बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी हुआ जिसमें कंपनी जीत गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग पर्पज के लिए आई थी इंडिया में, वो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद वो ट्रेडिंग कंपनी से पॉलिटिकल पावर में तब्दील हो जाती है। अब हम बात करते हैं चार्टर ऑफ 1726 का। चार्टर ऑफ 1726 में क्या हुआ था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है जो इंग्लैंड में बैठकर लॉ बना रहे थे, उनके हाथ में ये पावर था लॉ बनाने का।
और जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो इंग्लैंड में बैठकर लॉ बना रहे थे, उन्हें इंडिया की लोकेलिटी के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था कि इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो लेटर ऑन चार्टर 1726 के बाद कंपनी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर अलग अलग प्रेसिडेंसीज को उनके खुद का लॉज वगैरह बनाने के लिए परमिशन दे देती है और एक मेयर कोर्ट स्टैब्लिश किया जाता है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। कोर्ट जो कंपनी है इनके पास पहले से ही पॉलिटिकल पावर आ चुके थे बैटल ऑफ प्लासी बक्सर के जीतने के बाद, और साथ ही में उनको दीवानी राइट्स भी मिल गया था शाह आलम से। यानी कि कंपनी के पास अब पॉलिटिकल पावर के साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन का भी पावर आ गया था, जो कंपनी को एक रूलिंग कंपनी जैसा हमारे इंडिया के ऊपर ये कर रहा था। यानी कि जो कंपनी को जब पॉलिटिकल पावर के साथ साथ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का भी पावर मिला, तो जो कंपनी है एक कॉलोनियल पीरियड स्टैब्लिश कर दी हमारे इंडिया में, जिससे की वजह से हम उनके गुलाम बन गए, यानी वो हम पर रूल करने लगे। अब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसमें क्या हुआ और ये किस लिए आया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत ही इनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था। वो किस लिए खराब होता है इसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था। तो लास्ट जो कंपनी है वो 1 मिलियन पाउंड के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांगती है। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम कंपनी का जो हालत है ठीक करेंगे, उसे रिवाइज करेंगे, तो उसके लिए जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं 1773। इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ रूल्स दिए रहते हैं जिससे एक बेटर अफेयर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब एक बेटर अफेयर्स किया जा सके, यानी कि कंपनी को अच्छे से रेगुलेट किया जा सके इस नियम कानून के जरिए जो इस एक्ट में था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब क्या रीजंस थे बैंक करप्सी के कंपनी के, इसको हम देख लेते हैं। तो देयर आर बेसिकली मेनी रीजन फॉर द बैंकरप्सी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले तो रीजन था टी ट्रेड में उनका लॉस होना। दूसरा था रीजन था एंग्लो मैसूर का जो वार हुआ था जो 3 साल तक चला था, उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्हें नुकसान हो गया था। तीसरा कारण था कि उनका वो जो सर्वेंट्स थे, जो कंपनी सर्वेंट्स थे, उनको ऊपर एलिगेशन लगा था करप्शन का, ये भी एक कारण था उनके बैंक करप्सी का। साथ ही बंगाल में एक टेरिबल फेमिनाइन आया था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था कंपनी को। एंड लास्टली ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आने की वजह से इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो कंपनी इनको नुकसान हुआ था। अब बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो मेन फीचर्स में जो गवर्नर थे बंगाल की, उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और जो अदर प्रेसिडेंसीज थी मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी, इनके गवर्नर को कह दिया गया था कि आप रिपोर्ट करिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो रिपोर्ट करेगा 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। अब इनको 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रोवाइड किए गए हैं। ईच प्रेसिडेंसी के गवर्नर को, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के गवर्नर्स को 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रोवाइड किए गए ताकि ये गवर्नर को लॉ मेकिंग पावर्स में, लॉ बनाने में हेल्प करें। और जो ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो सिस्टम था इसे हटा दिया गया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो संख्या थे 24 वो वैसे की वैसे रहे। अब हम बात करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में। सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनको गवर्नर से लेकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और इनको 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रोवाइड किया गया। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो जब अगर कोई लॉ बनाएंगे, अगर वो कोई लॉ बनाना चाह रहे हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो है, जो 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो गवर्नर जनरल को हेल्प करेंगे लॉ बनाने में। कैसे? वोट देकर के, यानी कि 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में अगर 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी वोट देते हैं किसी लॉ को बनाने में, तब वो जो लॉ है पास होगा। यानी कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल को पावर तो दिया गया था, बट वो पावर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था। सिमिलरली प्रोविजंस लेजिस्लेशन में भी वही चीज़ था, गवर्नर जनरल बना दिए गए थे, 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर दिया गए थे जो उनको हेल्प करते थे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, बट जो पावर था गवर्नर का बहुत ही लिमिटेड था। बट डिफरेंस इन दोनों में ये था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उसमें जो लॉ बनता था वो लोकल लेवल पे होता था, और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसमें जो लॉ बनता था वो सेंट्रल लेवल का होता था। रेवेन्यू जो है कंपनी का वो जनरेट होता था, पहला सॉल्ट टैक्स है, दूसरा जो रेवेन्यू जनरेट होता था कंपनी का वो था टेरिटोरियल पोजीशन से, और तीसरा जो रेवेन्यू जनरेट होता था कंपनी का वो था इससे, एक तो टेरिटोरियल पोजीशन, एक तो सॉल्ट टैक्स, और एक रेवेन्यू जनरेट होने का सबसे कारण जो था, जो वो हमारे इंडिया में किस लिए आते हैं, ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो जो कमर्शियल ट्रेड पर्पस था उनसे रेवेन्यू जनरेट होता था। 3 तरह का रेवेन्यू जनरेशन का उनका जरिया था, कमर्शियल ट्रेड, टैक्स ऑन सॉल्ट एंड लास्टली पोजीशन ऑफ अ टेरिटोरियल एरिया ओवर इंडिया। इन जरिए से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता था।
अब टू रिमूव करप्शन इन 1 मिनट, हाँ, टू रिमूव करप्शन इन रेगुलेटिंग एक्ट 1772, इसको रिमूव करने के लिए, करप्शन रिमूव करने के लिए इस एक्ट में क्या क्या लाया गया। तो जो ऑफिशियल्स मेंबर्स थे वो इन्वॉल्व होना बंद कर दिया। किसमें? प्राइवेट, कमर्शियल और ट्रेड में। क्यों? क्योंकि प्राइवेट, कमर्शियल और ट्रेड में ही जो है इन्वॉल्व होने की वजह से जो है कंपनी का बैंकरप्सी का कारण बना था। दूसरा, फोर्ट विलियम स्टैब्लिश किया गया। फोर्ट विलियम कोर्ट था वो स्टैब्लिश किया गया कोलकाता में, और ये जो कोर्ट था ना वो इंडियन नेटिव्स के लिए नहीं था, और इसका जो सबसे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो सर एलिजा एम्पे को बनाया गया था। अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की। क्या ड्रॉबैक्स थे इस एक्ट के? तो सबसे पहले जो ड्रॉबैक्स था एक्ट का, जो गवर्नर थे, तो गवर्नर थे उनको पास जो पावर था लॉ बनाने का, है ना, वो लॉ का जो पावर था उसमें मेजोरिटी के बेसिस पे वो लॉ बना सकते हैं, यानी मेजोरिटी इन सेंस जो वोट होंगे वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स देंगे तभी जाकर लॉ बनेगा। और लॉ बनने के बाद जो एक्ट, जो कुछ भी एक्ट होते थे उसके लिए जो गवर्नर जनरल ही आंसरेबल होते थे। गवर्नर जनरल हो या आगे प्रेसिडेंट के जो गवर्नर थे उन्हीं को आंसरेबल होना पड़ता था, इवन तो अगर उस लॉ को बनाने के लिए वोटिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का ही क्यों ना हो, लेकिन जो आंसर होगा वो गवर्नर्स को ही देना पड़ता था। ये एक ड्रॉबैक्स था रेगुलेटिंग एक्ट का। और दूसरा ड्रॉबैक्स ये था कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, इनको बोला गया था कि वो लॉ बना सकती है कुछ चीज़ों के ऊपर जो उन्हें कलकत्ता की जो प्रेसिडेंसी यानी गवर्नर जनरल से परमिशन लेना हो, उनके ऊपर डिपेंड होना होगा। तो अब इसमें जो है ये जो प्रेसिडेंसी जो थी मद्रास और बॉम्बे के, इनके बीच कंफ्यूजन हो जाता है कि किस सब्जेक्ट के बेसिस पे वो लॉ खुद इंडिपेंडेंटली बनाए और किस सब्जेक्ट के बेसिस पे वो लॉ बनाए जो डिपेंडेंट रहे, वो मतलब किस सब्जेक्ट के बेसिस पे इंडिपेंडेंटली कोई लॉ बना सके और किस सब्जेक्ट के ऊपर वो डिपेंडेंट रहे गवर्नर जनरल के ऊपर। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता था दोनों ही प्रेसिडेंसी में। तो ये थे कुछ ड्रॉबैक्स रेगुलेटिंग एक्ट के। इसके बाद जो है इस ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए कुछ और अलग एक्ट्स आए, जैसे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट एंड फिक्स इंडिया एक्ट। इसको हम अपनी लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।